अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो है ज़िंदगी में किस नंबर 24। किसी की इतनी हिम्मत नहीं मुझे हरास कर सके। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश भी करता तो अब तक फरिश्तों को हिसाब किताब देकर फारिग हो चुका होता और इसके रिश्तेदार इसके कुल्लों का फ्रूट चाट खा चुके होते। अमसाल ने नाक चढ़ाई। इसके अंदाज पर आदिल मुस्कुरा दिया। ठीक है, हो जाएगा। नाम पता दे दो, दरियाफ्त ने कहा। इसका हाल ऐसा कीजिएगा दोबारा किसी की तरफ आंख उठाकर ना देख सके और जब तक नाक रगड़कर तौबा ना करे छोड़िएगा मत। अगर कोई कसर रह जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, इसके सारे शौक पूरे कर दूंगी। अमसाल ने इसे प्रोफेसर की तफसील बताते हुए कहा तो इसने सर हिला दिया तो वो स्टडी से निकल गई। ये लड़की किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दिलवाएगी, आदल बड़बड़ाया। शहरी भाई, वो मुझे आपसे बात करनी है। अमसाल ने हिचकिचाते हुए लाउंज में बैठे शहरियार से कहा तो इसने हैरानी से इसे देखा। कहाँ वो बात करने के लिए इजाज़त लेती थी या फिर हिचकिचाती थी। ओए, कहीं अपने लिए लड़का तो नहीं पसंद कर लिया जो इतना झिझक रही हो। बाजिल ने हाँक लगाई। यहाँ आओ। शहरयार ने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए कहा तो वो इसके पास जा बैठी। हाँ बताओ, क्या बात है जो तुम इतना झिझक रही है? शहरयार ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई आप माने ना, बात वही है जो मैंने कही है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? अगर कोई ऐसी बात है भी तो जल्ले तुम्हें झिझकने की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्या बात है? शहरयार ने बाजिल को घूरते हुए अमसाल से कहा। वो भाई, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। भाई, मुझे पैसे चाहिए। अमसाल ने बिलाखिर बात मुकम्मल की। लो जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। ये लो वॉलेट, जितने चाहें ले लो। शहरयार ने वॉलेट इसकी तरफ बढ़ाया। नहीं ना, इतने नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अमसाल ने वॉलेट वापस किया। फिर कितने? 10 लाख, अमसाल ने कहा तो बाजिल को झटका लगा। ओ तेरी, खुदा खौफ कर लो। सले अपनी शक्ल देखो और ईमानदारी से बताओ, ये शक्ल है 10 लाख वाली? इस शक्ल पर कोई पुराना ठीपा दे दें बहुत है। बाजिल ने हंसते हुए इसका मजाक उड़ाया। भाई आप देख लें इसे। बाजी, अब अगर तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। शहरयार ने सख्ती से कहा तो खामोश हो गया। भाई, वो यूनी में मेरी एक लड़की है, इसकी बहन की शादी है और अब आइन शादी के मौका पर वो लोग कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। पूरी ना करने की सूरत में रिश्ता तोड़ने की धमकी दी है। तो वो लोग बहुत परेशान हैं और इसके बाप को हार्ट अटैक भी हुआ है, इसलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। अमसाल ने धीमी आवाज़ में तफसील बताई। कैश लेना है या चेक? शहरयार ने पूछा। नहीं भाई, वो लोग ऐसे नहीं लेंगे। आप किसी और तरह से देना, किसी एनजीओ की तरफ से। आपके तो जानने वाले होंगे ना एनजीओज वगैरह में। ठीक है बच्चे, मैं भिजवा दूंगा, शहरयार ने कहा। थैंक यू सोच भाई, थैंक यू सो मच भाई, अमसाल इसके गले लगती हुई बोली। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आइंदा चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात करनी हो तो इस तरह झिझकने की ज़रूरत नहीं। तुम डायरेक्ट कह सकती हो। जिस तरह तुमने आज हिचकिचाते हुए बात की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
समझ रही हो ना? शहरयार ने कहा तो इसने सर हिला दिया। इन दोनों के फाइनल इम्तिहान हो रहे थे, जिसकी वजह से घर में आजकल खामोशी थी। उन्होंने तो बहुत कहा था कि उन्हें फारिया के पास शहर रहने दें, लेकिन बीजान ने साफ मना कर दिया कि की जब तक वो दोनों की सूरत ना देख लें उन्हें चैन नहीं पड़ता। इसलिए वो रोज़ वापस गाँव आया करेंगी। इन दिनों में वो दोनों सब कुछ भुलाकर नहायत ही दिलजमी से पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाते थे। इसलिए घर में और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में ख़ासा सुकून होता था। इस बार तो उन्हें सुबह शाम काफ़ी सफ़र करके आना जाना पड़ता था, इसलिए काफ़ी संजीदा हो चुके थे। बकौल सारिया बेगम के, रावी क्या, जेहलम, सतलुज, सिंध, गर्ज के पांचों दरिया चैन ही चैन लिख रहे थे। घर के बाकी लोग अलबत्ता इनकी पटर पटर को काफ़ी मिस करते थे। आज दोनों का आखिरी पेपर था। पेपर के बाद उन्होंने अदीत और शहरयार के ऑफिस जाने का फैसला किया ताकि दोनों के साथ मिलकर लंच किया जा सके। अमसाल ने इसे कहा कि वो इसे अदीत के पास छोड़कर शहरयार के ऑफिस चला जाए। वहाँ से वो दोनों रेस्टोरेंट पहुँच जाएं। वो भी अदीत को लेकर आ जाएगी। बाजिल इसे अदीत के ऑफिस छोड़कर जा चुका था। अस्सलाम वालेकुम शान से, अदी है क्या ऑफिस में? हमसाल ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मैम, वो तो साइट विज़िट पर गए हुए हैं, बस आने वाले होंगे, आप वेट कर लें, शानसे ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा स्टाफ उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। वो जब जब आते ऑफिस में रौनक लग जाती थी। सारा स्टाफ काम छोड़कर इनके गिर्द इकट्ठा हो जाया करता। इन दोनों का भी रवैया इनके साथ दोस्ताना ही हुआ करता था। जब भी किसी को कोई मसला होता, वो अदीत की बजाय अमसाल या बाजिल से कहते, या यूँ कह सकते हैं अदीत से ज़्यादा इन दोनों की चलती थी वहाँ पर। अदीत ने चूँकि बिज़नेस का 40% अमसाल के नाम और 30% बाजिल के नाम किया हुआ था, इसलिए जब भी दोनों फारिग होते तो वो खींच तान कर उन्हें मीटिंग्स में ले जाता था कि वो कुछ सीख सके। शहरयार ने भी अपने शेयर्स इसी तरतीब से इनके नाम कर रखे थे, इसलिए दोनों का ऑफिस स्टाफ उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। अच्छा ठीक है, अमसाल कहते हुए मुड़ी। हाय मैम, कैसी हैं? काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया है आपने। कंप्यूटर पर काम करती अनम ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मैम ना हक कहा करो, मेरे नाम से ही बुलाया करो, अमसाल ने खुफली से कहा। सारा स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता अमसाल को देखकर वहाँ पहुँच चुका था। आप सर की बहन हैं, इस लिहाज से हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, ब्ला ब्ला, है ना? अमसाल ने इसे टोक कर इसकी बात पूरी की तो सभी हंस दिए। अच्छा, मैं अदी के ऑफिस में जा रही हूँ, अब्दुल्ला मेरे लिए जूस भिजवा देना। इनसे कहती वो अदीत के ऑफिस की तरफ बढ़ी। कौन है आप? और यूं मुंह उठाकर कहाँ जा रही हैं? वो अदीत के रूम के बाहर पहुंची तो इसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। अंदर जा रही हूँ, अदी के रूम में। आप कौन? और ये कौन सा तरीका है बात करने का? अमसाल ने हैरानी से कहा। मैं सेक्रेटरी हूँ इनकी।
اور تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے ساتھ یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اس لڑکی نے نخوت زدہ لہجے میں کہا۔ وہ شاید اس کے حجاب کو دیکھ کر اسے کوئی مڈل کلاس لڑکی سمجھی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور کس سے؟ امثال نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھے سے جانتی ہیں، تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں کو اچھے سے جانتی ہوں۔ جہاں کوئی امیر لڑکا دیکھا وہیں اس کے پیچھے چل دی۔ اس لڑکی نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ انم آگے بڑھنے لگی تو عبداللہ نے اسے روک دیا۔ عبداللہ، جانے دو، مجھے وہ میم سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ عدیل سر کو پتہ چلا تو وہ اس کی جان ہی لے لیں گے۔ رہنے دو انم، جس طرح سے یہ بکواس کر رہی ہے، آج تو اس کی چھٹی سمجھو۔ تم نہیں چاہتی کہ اس سے جان چھوٹ جائے؟ خود تو کوئی کام کرتی نہیں، ہم پر خواہ خواہ کا روپ جھاڑتی رہتی ہے، جیسے عدیل سر اس کا باس نہیں شوہر ہو۔ عبداللہ نے تپتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی ہوں اور آپ جناب کی تو ہائی وے پر بسیں چلتی ہیں، ماشاءاللہ سے 2-3 ایئر لائنز کی مالکن ہیں، کچھ ریاستوں کا نظام و نظام بھی آپ ہی سنبھالتی ہیں۔ بیشتر وقت آپ کا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی میں بڑے بڑے فیصلے کرنے میں گزرتا ہے، تو ٹائم کی تو بہت کمی ہوگی نا آپ کے پاس؟ چلیں آپ کو یہاں سے فارغ کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی باقی امور کو خوش اسلوبی سے نمٹا سکیں اور مجھ جیسے 2 ٹکے کے لوگوں سے بھی نہیں ملنا پڑے گا۔ امثال نے چبا چبا کر کہا۔ سارے سٹاف نے مسکراہٹ دبائی۔ عبداللہ، ان معزز اور باعزت خاتون کا ٹرمینیشن لیٹر بنواؤ اور اس مہینے کی سیلری اور ٹرمینیشن لیٹر بہت ہی عزت کے ساتھ ان کے ہاتھ پہ رکھو اور نہایت ہی احترام سے باہر کا راستہ دکھاؤ۔ پس ذہنیت اور گھٹیا سوچ رکھنے والوں کی میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں۔ امثال نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ جی میم، عبداللہ نے مسکراہٹ دبائی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد یہ مجھے یہاں نظر نہیں آنی چاہیے۔ عدی پوچھے تو کہنا امثال نے نکال دیا ہے، اور ان سے کہنا کہ اگلی بار سیکرٹری رکھنے کے لیے میں خود انٹرویو لوں گی۔ کہتی ہوئی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پیچھے وہ لڑکی ہکا بکا منہ کھولے کھڑی تھی۔ امثال کا، میرا آفس اور عبداللہ کا اس کو میم کہنے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ الجھ بیٹھی تھی۔ نتاشا، جاننا نہیں چاہو گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ چلو کوئی نہیں، تم اس وقت شوق میں ہو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ابھی جس کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی ہے نا، وہ یہاں کی 40% کی آنر ہے اور باس کی بہن ہے، جس پر وہ جان دیتے ہیں۔ ابھی تو تم شکر مناؤ باس نے تمہیں نہیں دیکھا، ان سے اس طرح سے بات کرتے، ورنہ اب تک تم اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے، انم نے آگے بڑھ کر تمہیں روکنا چاہا لیکن ہم نے منع کر دیا۔ تم سے چھٹکارا حاصل کرنے اتنا سنہری موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتے تھے؟ اب بھی اگر ہم میں سے کوئی ایک بار بھی جا کر ان سے کہے کہ تمہیں جاب سے نہ نکالا جائے تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جائیں ہی کیوں؟ تم نے کب کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے؟ جھوٹ بول بول کر باس سے جو ڈانٹ
पढ़वाती रही हो इसको भूल भी जाएं तो तुम जो वक्तन फवक्तन खुद जलील करती रही हो चाह कर भी नहीं भुला सकते। इसलिए सॉरी एंड गुड बॉय। हम तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। ऑफिस बॉय से लेटर और इसकी सैलरी का पैकेट पकड़कर इसके हाथ पर रखते हुए अब्दुल्ला ने चबा चबा कर कहा तो वो फीकी पड़ती रंगत के साथ अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। हसकम जहां पाक पीछे वो बड़बड़ाकर अपनी सीट पर जा बैठा। जी जोड़ इंसान, मेरी बाल तो ना खींचो, ये कैसा हेयर स्टाइल बना रहे हो, बालों का घोंसला बनाकर रख दिया है। अमसाल ने चलाते हुए कहा। बाजिल ने कोई नया हेयर स्टाइल सीखा था जिसे वो अमसाल पर अप्लाई कर रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में इसके बालों का सत्यानाश कर रहा था। जब काफ़ी देर तक इसे अपने बालों में खींचातानी महसूस होती रही तो इसने ज़रवा से शीशा मंगवाया। अपने बालों का हाल देखकर इसकी चीख निकली थी। ज़ल्ले कितनी बार का है, यूं चीखों पुकार करनी होती है तो इकट्ठे मत बैठा करो। सारिया बेगम ने इसे कहा। मामा, आप इस बाजी के बच्चे को नहीं देख रही, क्या कर दिया है मेरे बालों के साथ। अमसाल ने रोनी सूरत बनाई। तो नहीं बैठना था ना इसके आगे, किसने कहा था इधर आओ, मैं ठीक कर देती हूँ। सारिया बेगम ने इसे लताड़ा तो वो उठकर इसके आगे आ बैठी। अल्लाह सल्ले घंटे बनकर रह गई हैं। बाजिल क्यों करते हो तुम, जब नहीं आता तो क्यों लेकर बैठ जाते हो इसे, और तुम्हें क्या ज़रूरत इसकी बात मानने की। सारिया बेगम ने इसकी कमर में धमोका जड़ा तो वो करह कर रह गई। मामा, इतनी ज़ोर से कौन मारता है, आपका हाथ कितना सख्त है, बड़ी ही कोई जालिम किस्म की माँ है। अमसाल ने कमर मसली। सले खामोशी से बैठी रहो, मेरे हाथ के नीचे बैठी हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगली पिछली सारी कसरें निकाल दूं। सारिया बेगम ने इसके बालों को हल्का सा झटका दिया। मुझे लगता है खाला, आपने इसके बाल सेट करने के लिए नहीं बल्कि इसे सेट करने के लिए अपने पास बुलाया है। आदिल ने मुस्कुराहट दबाई। ये गंदी औलाद कहाँ सेट होती है मुझसे, ये मुझे सेट करके भी ना हो। सारिया बेगम ने जल कर कहा। मामा आराम से, क्या हो गया है, खींच क्यों रही हैं। बाजिल कमीने, मुझे उठने दो यहाँ से, तुम्हारी खैर नहीं। अमसाल ने इसे धमकाया। तमीज़ से बात करो मुझसे, इस मुआशरे में बड़ी इज्जत है मेरी। बाजिल ने कॉलर झाड़े। हाँ जानती हूँ, बहुत इज्जत है तुम्हारी। जब भी कहीं कुत्तों की लड़ाई या गधों की रेस होती है तो बतौर चीफ गेस्ट तुम्हें ही बुलाया जाता है। और जहाँ तक रही इज्जत की बात करने की तो वो तो मैं अपने इनसे भी नहीं करूँगी। अमसाल ने दाएं तरफ बैठी आयशा और बाएं तरफ बैठी फौजिया बेगम के दुपट्टों के कोने पकड़कर दांत तले दबाते हुए शर्माने की नाकाम कोशिश की थी। ये क्या कर रही हो। सारिया बेगम ने हैरत से इसे देखा। मामा शर्माने की कोशिश कर रही है, बाजिल ने हंसते हुए कहा। बेटा, शर्म कोशिश करने से नहीं आती, ये तो इंसान के अंदर होती है जो तुम में नापेद हो चुकी है, इसलिए ये कोशिश बेकार है। मेरी तो हसरत ही रह जाएगी कि दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी भी कभी शर्माए। सारिया बेगम ने भिगो कर मारा था।
دیجیے خالہ، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے آپ اپنی بیٹی بنا لیں۔ ماما کا تو میں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کی بیٹی بننے کے بعد میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ لیکن وہاں پر بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ ایک بیٹی بنوں گی تو عادل بھائی کی بہن بھی بننا پڑے گا، مگر مجھے ان جیسا ہٹلر اور خڑوس بھائی نہیں چاہیے۔ آپ نہ بس میری ماما بن جانا، بھائی میرے اپنے ہی ٹھیک ہیں۔ ہاں بیٹا، میں تمہاری مما سے بات کی تھی اس بارے میں، ختیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے سچی خالہ، امثال نے آنکھیں پھیلائیں۔ جس بار لاؤنج میں بیٹھی خواتین کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ عادل نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مجال ہے جو یہ لڑکی بات سن کر سمجھے اور سوچ کر بولے۔ ساریہ بیگم نے ایک اور دھموکا اس کی کمر میں جڑا تو کراہ کر رہ گئی۔ چھوڑیں آپ، مجھے نہیں سیٹ کروانے آپ نے تو مار مار کر میری کمر سجا دینی ہے۔ خالہ آپ کر دیں۔ امثال اٹھ کر ختیجہ بیگم کے سامنے جا بیٹھی۔ رمل، میری بلو فائل نہیں مل رہی ہے، سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ زریاب نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ وہیں کہیں ہوگی، کہاں جائے گی؟ آپ ٹھیک سے دیکھتے نا، رمل نے جواب دیا۔ ہر جگہ دیکھ چکا ہوں۔ کم عقل عورت، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میری چیزوں کو مت چھیڑا کرو، لیکن تمہیں کوئی بات سمجھ آئے تو نہ۔ زریاب نے فائل نہ ملنے کا سارا غصہ رمل پر اتارا تھا۔ سب کے سامنے زریاب کے ڈانٹنے پر رمل شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔